is that we are going to start today. This is about a comparison basically that we want to do one by one. So हमने अभी तक पढ़ी है लाइट माइक्रोस्कोप और उसमें हमने पढ़ी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. इसका मैकेनिज्म अगर हम जनरली बात करें, इट इल्यूमिनेट्स अ फील्ड ऑफ व्यू इवनली. जितना भी हमारे पास फील्ड है या जो हमारे पास स्लाइड होती है, उस पूरी स्लाइड को ये इवनली इल्यूमिनेट करती है, लाइट पड़ती है और फिर हम उस लाइट को ऊपर लेंजेस के साथ फोकस करके देखते हैं. ये इसका मैकेनिज्म है. एंड relatively ये जो माइक्रोस्कोप है ब्राइट फील्ड, this is the most common type of microscope, and this is approximately present in every type of the lab specifically dedicated to biology. उस lab में exist present होती है. That light microscopes, they are relatively easy to use. They are considerably less expensive as compared to electron microscope, because electron microscope जो है वो बहुत महंगी है. और लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास कुछ है ऐसा है भी नहीं है टेक्निकल. हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं और लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट. इसके साथ साथ अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो वी यूज़ द अदर थिंग विच इज़ एक्चुअली द एम्पलीफिकेशन ऑफ या फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि वी यूज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, वी यूज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिफरेंट मीडियम्स एंड लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. और यहाँ पे हम जो इसका यूज़ देखते हैं वो ये है कि बाय यूजिंग द फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप वी कैन visualize the unstained cells which are readily visible with this microscope. और हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फेस कंट्रास्ट है. it would be able to create the contrast behind it. इसके साथ साथ हमारे पास आगे इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप आएगी. इसमें हमने पढ़ा था कि वी यूज़ टू डिवाइड द बीम ऑफ लाइट इनटू टू डिफरेंट बीम्स and then they pass through the specimen and recombine. And the use of this microscope was to cause the specimen to appear as a three-dimensional, and we were able to visualize our image in the three-dimensional way. और यहाँ पे इसकी एग्जांपल हमने कुछ ये वाली पढ़ी थी. and if we look into it, we are able to visualize this object in three-dimensional way. उसके बाद हमने डार्क फील्ड पढ़ी और डार्क फील्ड में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है इट क्रिएट्स द डार्क बैकग्राउंड. एंड हम इसमें स्पेसिफिक एंगल पे स्पेसिमन पे लाइट डालते हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास बैकग्राउंड जो है इट अपीयर्स इन द डार्क टोन, एंड जो ऑब्जेक्ट है या जो स्पेसिमन है इट अपीयर्स इन द लाइटर टोन. इसमें फिर ये है कि अनस्टेन्ड सेल्स जो हैं हमारे पास, उनको देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें इसमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी वी आर हैविंग द कलर वेरिएशंस. और इसके साथ साथ हमारे पास डार्क बैकग्राउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट कर देता है ऑब्जेक्ट को. सो इस वजह से भी इस माइक्रोस्कोप के लिए भी हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है. और ये बेनिफिट्स हैं अगर हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टेनिंग प्रोसीजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है और हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते स्टेनिंग प्रोसीजर्स के बाद. सो इफ़ these two microscopes they are able to visualize the objects unstained, it means that they would be able we would be able to visualize the live cells. इसके साथ साथ हमने फ्लोरेसेंस पढ़ा. फ्लोरेसेंस में हमने पढ़ा था कि वी अटैच सम फ्लोरेसेंट डाइज विद द ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद हम यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को. आफ्टर द एक्सपोजर टू द यूवी लाइट दीज ऑब्जेक्ट्स आर एबल टू omit the light in the visible range, and ultimately we can have a better view of our objects. and इसमें हमने कुछ examples पढ़ी, बल्कि पढ़ेंगे आगे कुछ हम एग्जांपल्स फ्लोरेसेंट डाइज की जिनके साथ हम अपने ऑब्जेक्ट को टैग करते हैं. सो दिस वाज अबाउट इट. नेक्स्ट वन, दिस इज द कन्फोकल स्कैनिंग लेज़र माइक्रोस्कोप. और कन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप जो है इसके लिए आपको पहले मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ ये वाली कि हाउ कन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप इट वर्क्स. अब यहाँ पे एक दफ़ा इसका नाम देखिएगा, इट नेम इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज अ स्कैनिंग टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. बिल्कुल प्रिंसिपल वो है.
हमारे पास एक पेपर स्कैनर होता है घरों में या ऑफिसेज में। हम पेपर स्कैनर के अंदर अपना पेपर रखते हैं कंप्यूटर में, और वो पूरा पेपर स्कैन होके हमारे पास आ जाता है। और इसी तरह से व्हेन वी गो इनटू द फोटोकॉपी शॉप, वो एक हमारी बुक को ऊपर रखते हैं मिरर पे, और उस मिरर के नीचे एक लाइट मूव करती है। वो लाइट एक साइड से मूव करती है, दूसरी साइड की तरफ जाती है, यानी कि एक साइड से स्कैन करना शुरू करती है, फिर दूसरे पार्ट को स्कैन करती है, तीसरे को, चौथे को, पूरे पेज को पार्ट्स में डिवाइड करके स्कैन करती है, और फिर उन पार्ट्स को कंबाइन करके उसका प्रिंट निकाल देती है। तो स्कैनिंग, दिस माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली अ स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप। ये क्या करती है कि जो हमने स्लाइड नीचे रखी है, जो स्पेसिमेन रखा है, उसके डिफरेंट पोर्शन को स्कैन करेगी, फिर उन स्कैन्ड पोर्शंस को कंबाइन करेगी, और कंबाइन करके हमारे पास उसका इमेज आ जाएगा। ओके, अब इसकी देखते हैं वीडियो के हाउ इट वर्क्स। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको इसका साउंड भी सुनाई दे। ओके, आपको इसकी साउंड आ रहा है, सुनाई दे रहा है साथ? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी तो मैंने इसको पॉज किया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास साउंड की ऑप्शन नहीं आ रही जी। ओके, आई डू नॉट हैव द साउंड ऑप्शन हियर। पहले यहाँ पे हुआ करता था इफ वी वर इंटरेस्टेड। और किसी को अंदाज़ा है कि इसमें जूम पे कंप्यूटर साउंड कैसे शेयर करते हैं? पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता होता था शेयर द कंप्यूटर साउंड, बट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं इसको साथ साथ आपको वैसे खुद ही बता देता हूँ कि व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन हियर। एनीवेज, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक इमेज जो है इसको देखिएगा कि इस इमेज के अंदर ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, सेम स्पेसिमेन है, उसका इमेज है। और ये जो राइट साइड पे दिस इज द कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, सेम स्पेसिमेन। अब अगर दोनों में हम देखते हैं, दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस है। कन्फोकल इज वेरी क्लियर, और जो फ्लोरेसेंस है दिस इज विविड एज कम्पेयर टू कन्फोकल। तो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी जब हमने इसकी इन्वेंशन हुई है, तो दिस वाज एक्चुअली ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। अब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप्स के ड्रॉबैक्स क्या थे वो देखते हैं। अरे, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही वीडियो की? नो सर। नो सर। दिस इज वेरी बैड, व्हाई इट इज नॉट हियर। एनीवेज, मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखें, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा स्पेसिमेन होता है उसको हम टैग करते हैं डाई के साथ, और डाई को यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं। जब डाई यूवी लाइट से एक्सपोज होती है, तो डाई जो है वो हमारे पास विजिबल रेंज में लाइट ओमिट करती है। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि हमें एक ड्रॉबैक तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का ये है कि हमें यूवी लाइट यूज़ करनी पड़ती है, और यूवी लाइट एक तो आपको पता है कि डेंजरस है, दिस कॉज म्यूटेशंस। दूसरा, यूवी लाइट हमें हाई इंटेंसिटी की यूज़ करनी पड़ती है। जब हम हाई इंटेंसिटी की यूवी लाइट यूज़ करते हैं और ये डाई पे पड़ती है, और डाई जो है वो अदर लाइट ओमिट करती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक फिनोमिना देखने में मिलता है जिसको हम कहते हैं फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग क्या करता है कि विद अ पैसेज ऑफ टाइम डाई की एबिलिटी को ख़त्म कर देता है कि वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करे और विजिबल रेंज की लाइट ओमिट करे। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ ड्रॉबैक। अब अगर आप पिछली डायग्राम जो भी हमने देखी है यहाँ पर, इसके अंदर देखते हैं, तो ये जो यहाँ से कलर हमें विविड नज़र आ रहा है, ये इस वजह से विविड नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो डाइज अटैच हुई थी,
वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ब्लीच कर गई, फोटो ब्लीचिंग हो गई, जिसके रिजल्ट में दे आर नॉट एबल टू emit द प्रॉपर वेवलेंथ ऑफ दिस ग्रीन एंड येलो लाइट। इसकी वजह से अब हमें ये इमेज जो है ये विविड ये अनक्लियर नजर आ रहा है, अनक्लियर। सो दैट्स व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज द ड्रॉबैक। अब इस ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हमने आगे का किया कि एक अदर माइक्रोस्कोप जो है जिसको कनफोकल स्कैनिंग कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसका वो फोटो ब्लीचिंग है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात देखिएगा, ये जो आपके सामने एक डायग्राम है अभी, इस डायग्राम में ये नीचे हमारे पास स्पेसिमन है, दिस वन, ये जो नीचे अगर आप देखते हैं दिस वन, दिस इज आवर स्पेसिमन। ये एक हमारे पास ब्लू स्टार है, एक ग्रीन स्टार है, एक रेड स्टार है। तो ये एक ही स्पेसिमन के डिफरेंट प्लेन्स हैं। अब प्लेन ऑफ सैंपल समझते हैं? प्लेन्स का मतलब है कि इट माइट पॉसिबल कि ये ऊपर जो हमारे पास अगर यहाँ पे लेंस है या जो डिटेक्टर है और एक लेंस ये है, तो इट माइट पॉसिबल कि अगर हम किसी भी सैंपल का कोई पोर्शन देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये ब्लू स्टार वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो इट माइट पॉसिबल कि ये लेंस के करीब हो ये वाला पोर्शन स्पेसिमन का, ग्रीन वाला पोर्शन जो है स्पेसिमन का ये लेंस से थोड़ा दूर हो, रेड वाला का डिस्टेंस मजीद डिफरेंट हो। तो you know that the distance from the lens, it matters in the construction of the quality of the image. अब होगा क्या कि अगर आप लेंस के डिस्टेंस को सेट करेंगे ग्रीन के हिसाब से, तो हमें ये जो ब्लू और रेड वाले पोर्शन है ये क्लियर नजर नहीं आएंगे, ये हेजी या विविड नजर आएंगे। अगर आप इस लेंस की डिस्टेंस को सेट करेंगे रेड वाले के हिसाब से, तो हमें ग्रीन और ये ब्लू जो है ये विविड नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लेंस को वेरी करेंगे, ऊपर जो डिटेक्टर तक लाइट जा रही है वो लाइट वेरी करती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लर्ड इमेज प्रोड्यूस होती है। इस ब्लर्ड इमेज को ख़त्म करने के लिए या इस ब्लर्ड इमेज को क्लियर करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए है कि या तो ये तीनों के तीनों जो पोर्शंस हैं ये एक ही प्लेन में हो, यानी एक लाइन में, जिस तरह ये नीचे लाइन ड्रॉ हुई है इसी एक प्लेन में हो, तो हम इजीली इनको विदाउट बीइंग ब्लर इमेज हम इनको एस्टिमेट कर सकते हैं। बट इस ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हम स्पेसिमन देखते हैं सॉरी, तो स्पेसिमन में डिफरेंट प्लेन्स होते हैं। अब डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वहाँ से जब लाइट ओमिट होगी फ्लोरेसेंट डाई की, ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं। जब फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स अपनी डाई ओमिट करेंगे डिफरेंट प्लेन्स में से और वो डाई डिटेक्टर तक पहुंचेगी, तो उसमें से कुछ डाई जो है, कुछ जो लाइट है वो डिटेक्टर में से पास करेगी, बाकी कुछ लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड लाइट डिस्पर्स हो रही है, यहाँ पे ब्लू लाइट डिस्पर्स हो रही है, सिर्फ ग्रीन लाइट डिटेक्टर तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास एक ब्लर इमेज जनरेट हो रहा है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। अभी तक दो ड्रॉबैक्स पढ़े हैं हमने। एक ड्रॉबैक हमने पढ़ा है फोटो ब्लीचिंग और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि फोकल प्लेन जो है वो डिफरेंट होते हैं सैंपल के, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लर इमेज जनरेट हो सकती है। अच्छा, अब हमने कनफोकल माइक्रोस्कोप जो है वो मॉडिफिकेशन है, वो न्यू इन्वेंशन है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि मर्करी आर्क लैंप नहीं यूज़ कर रहे हैं। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे थे मर्करी आर्क लैंप, जिसका काम क्या था, यूवी लाइट को ओमिट करना। अब मर्करी आर्क लैंप की बजाय लेज़र लाइट इस्तेमाल हो रही है, जो कि लेज़र लाइट है, दिस इज़ मोर प्रिसाइज। अच्छा, अब जो एक तो यह है कि लेज़र लाइट ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू मर्करी लैंप, हमने उसको रिप्लेस कर दिया कनफोकल में। दूसरा हमने क्या किया कि ये वाला जो था ऊपर डिटेक्टर लगा हुआ, इससे पहले हमने एक पिन होल अटैच कर दिया, पिन होल।
अब पिन होल क्या कर रहा है, यहाँ से जो बाकी डिस्पर्स हो रही थी लाइट, पिन होल उस डिस्पर्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और डिटेक्टर तक सिर्फ एक लाइट पहुंच रही है। अब चूंकि डिटेक्टर तक लाइट ही एक पहुंच रही है, इसलिए ब्लर इमेज जनरेट होने का तो चांस ही कोई नहीं। ब्लर इमेज तब जनरेट होगा जब डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स पहुंचेंगी और स्कैटर्ड पहुंचेंगी। तो अब हमने क्या किया कि जितनी स्कैटर्ड लाइट्स थी उनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया पहले ही, एक लाइट जो है उसको सिर्फ जाने दिया, और उस एक लाइट ने डिटेक्टर तक पहुंच के उसको simply अब detector जो है that is receiving one light, so now there are no chances of the blur image generation. अब मज़ीद आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो ग्रीन लाइट है वो पहुंच रही है CCD तक, और जो बाकी स्कैटर्ड लाइट्स हैं वो कैंसल्ड आउट हो रही हैं पिन होल में, हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिर्फ एक पोर्शन जो है वो पहुंच रहा है कैमरा तक। अब आगे आ गया ये वर्किंग कैसे करती है, इसमें डिफरेंट पोर्शंस आएंगे कि कन्फोकल माइक्रोस्कोप में लाइट कहाँ से आती है। अब आप देखें ये लेज़र सोर्स है, ऊपर मिरर है, यहाँ पे भी एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये नीचे हमारा स्टेज या स्पेसिमन है। तो लाइट जो है, लाइट निकलती है हमारे पास लेज़र से, इस मिरर के थ्रू हम उसको डाइवर्ट करते हैं दूसरे मिरर पे, यहाँ से डाइवर्ट करते हैं तीसरे पे, और ऑब्जेक्टिव लेंस के ज़रिए इस सैंपल के पोर्शन पे आके लाइट पड़ती है। अच्छा, अब ये सैंपल, ये एक बहुत बड़ा सैंपल है, अगर आप देखें तो ये सैंपल यहाँ, ये पूरा सैंपल है हमारे पास। मैं इसको अगर इस तरह से करूँ, दिस इज़ द होल सैंपल, ठीक है, दिस इज़ द होल सैंपल दैट वी हैव हियर। अगर मैं मज़ीद इसका कलर चेंज कर दूँ तो शायद आप मज़ीद देख सकें। ये पूरा एक सैंपल है, ये मैंने उसकी बाउंड्री बना दी है। ओके, अब लाइट जो है, लेज़र लाइट बड़ी नैरो होती है। हम अक्सर देखते हैं जो लेज़र लाइट होती है बड़ी बड़े, जो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो भी बड़ी प्रिसाइज है, सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करती है। तो लेज़र लाइट एक पॉइंट पे फोकस कर रही है। अब इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि इस पॉइंट पे फ्लोरेसेंट डाई मौजूद है। अब वो फ्लोरेसेंट डाई यहाँ से लाइट ओमिट करती है, वापस जाती है, और यहाँ से लाइट जो है कैमरा में जाती है। अब आप देखें कि चूंकि ये लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट एक बड़े स्पेसिफिक टारगेटेड पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे फोकस हो रही है। दूसरा, हमने कैमरा से पहले पिन होल लगाया जो कि स्कैटर्ड लाइट को एब्जॉर्ब या कैंसिल आउट कर रहा है। सिर्फ लाइट की एक बीम जो है यहाँ से ओमिट हुई है, मूव करती हुई कैमरा में जा रही है, और हम उस कैमरा के थ्रू ये देख रहे हैं कि हम सिर्फ इस पोर्शन को देख रहे हैं, बाकी साइडों पे क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होगा कि जब इस पोर्शन की इमेज पहुंच जाएगी कैमरा तक, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा मिरर है, दिस मिरर, इस मिरर को मूव करेंगे, और ये जो अपनी बीम ऑफ लाइट है इसको इस जगह से हटा के किसी और जगह पे डालेंगे। अभी देखिएगा। अभी इस हम मिरर को मूव करेंगे, इन मिरर्स को, हाँ, और अब इस लेज़र की लाइट को हम नेक्स्ट रीजन में फोकस करेंगे। इस रीजन में हमने फोकस कर लिया। अब इस रीजन से फ्लोरेसेंट लाइट गई कैमरा तक पहुंची। अब कैमरा क्या कर रहा है, उसके साथ सॉफ्टवेयर है। पहले पहले वाले रीजन का पिक्चर गई, फिर दूसरे रीजन की पिक्चर गई। इन दोनों रीजन की पिक्चर्स को कैमरा या सॉफ्टवेयर जो है वो कंबाइन करेगा, एनालाइज करेगा। इसी तरह हम बारी बारी ये पूरे सैंपल को स्कैन कर लेंगे, पूरे सैंपल को, और स्कैन करने के बाद कैमरा में इसकी प्रोसेसिंग होगी और हमारे पास एक कंबाइंड इमेज जनरेट होगा। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट। और बिल्कुल इस तरह से अगर आप देखते हैं, इसमें अगर आप देखते हैं ये पूरा सैंपल था, तो लेज़र लाइट पहले एक डॉट पे पड़ी, फिर दूसरे डॉट पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो इस तरह से हमने पूरा जो अपना स्पेसिमन है उसको हम कर बैठे हैं स्कैन, और स्कैन करने के बाद इमेज, पहले एक इमेज एक स्पॉट की आई, फिर दूसरे स्पॉट की आई, फिर तीसरे स्पॉट की इमेज जनरेट होगी, और अब हम इन इमेज को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट इमेज जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, ये देखें,
तकरीबन टोटल 11 इमेजेस सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर ने इन सारे इमेजेस को कंबाइन करके हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया, जो बहुत शार्प इमेज होगा, बिल्कुल विविड नहीं होगा। जैसा हमने विविड होने का नुकसान हम फ्लोरिसेंट में देखते रहे, बिल्कुल वैसा नहीं है। ये बड़ा क्लियर, बड़ा शार्प है एज कंपेयर टू द फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप। तो इस लेज़र के यूज़ की वजह से और स्कैनिंग की वजह से हम हर पॉइंट पे जो स्कैनिंग कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, इस माइक्रोस्कोप को हम कन्फोकल लेज़र माइक्रोस्कोप या कन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। और कन्फोकल माइक्रोस्कोप को हम 3D इमेजेस जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर हमने पिन होल यूज़ किया था, पिन होल को हम इस्तेमाल करते हैं अपने उसको हम मूव कर सकते हैं। अभी आपको आगे दिखाता हूँ इसमें कि 3D इमेज जो है वो कन्फोकल में किस तरह से जनरेट होता है। सो कन्फोकल माइक्रोस्कोप जो है, यू कैन से दैट दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, और ये कन्फोकल माइक्रोस्कोप से जनरेट किए गए 3D इमेजेस हैं, जो कि हम इनको विजुलाइज कर रहे हैं, और ये बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हुई हैं मैंने गूगल ड्राइव पे, आप इन स्लाइड्स को इसी तरह से पावर पॉइंट शो करके वीडियो को रन कीजिएगा। इसके पीछे पूरी डेमोन्स्ट्रेशन है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा था, तो वो आप इसको देखिएगा मज़ीद। आई विश के मेरे पास इस टाइम वाइट बोर्ड होता और आप मेरे सामने होते, तो मैं उसको मज़ीद बहुत क्लियर समझा पाता, बट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, तो इस वजह से मुझे अभी यहाँ तक बताएं कि आपको किसी बात की समझ ना आई हो, या आपको लगा हो कि कुछ बात क्लियर नहीं हुई, तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। ओके, प्लीज़ लेट मी नो एनी कन्फ्यूजन्स। नो कन्फ्यूजन्स? कोई समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दें। चलो, यस सर, आगे समझ। इज गुड। मुझे लगता है मुझे लगता है बाकी सारे या तो क्लास छोड़ के भाग गए हैं, सिर्फ आप पढ़ रही हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। सर आगे चलें, नहीं सर, दैट इज बाकी गुड। सारे समझ लग गई है। ओके, गुड हो गया। चलें, ठीक है। मज़ीद इसको, इस वीडियो को देखिएगा खुद से, इसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दी हुई है। एंड इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन, तो हम अगली क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो एनीवेज, वी आर मूविंग नेक्स्ट। बल्कि मुझे थोड़ा सा ये बताना है। हाँ, ये बताना है। तो जो कन्फोकल है, इसमें हमने देखा है कि देयर आर मिरर्स के साथ लेज़र बीम है, और लेज़र बीम जो है वो सक्सेसिव रीजन्स को, डिफरेंट रीजन्स को बारी बारी 1 बाय 1 स्कैन करती है, डाटा बनता है, सॉफ्टवेयर में आता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। इसका हमारे पास यूजेज क्या है, ये 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट करती है, और हमारे पास एक डिटेल्ड सेक्शनल व्यू प्रोड्यूस करती है इंटैक्ट सेल्स का। So this was all about it, and this is actually beautiful, और बहुत सारे केसेस में कन्फोकल माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी कॉस्टली, बट डिफरेंट रिसर्च लैब्स दे आर हैविंग इट। इसमें हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी परचेज करने पड़ते हैं, कंप्यूटर के साथ हमें सक्सेसिव रीजन्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये इमेज जो है, ये हमारे पास, ये भी कन्फोकल माइक्रोस्कोप का है, और इसमें अगर आप देखें तो सेल स्टेजेस दिखाई गई हैं, सेल डिवीजन की स्टेजेस दिखाई गई हैं माइटोसिस की। अगर आप देखें तो इसमें आपको स्पिंडल फाइबर बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें क्रोमोसोम्स अटैच होंगे बाद में, इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो, उनकी कंडेंसेशन हो रही है अभी, इसमें अभी न्यूक्लियस मौजूद है। तो हम बड़े क्लियर तरीके से कन्फोकल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए वी आर एबल टू विजुलाइज इट। Up to this point, we have completed different microscopes which have used the light. आगे हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, it has not been used the light, it is using the beam of electrons, so that's why this is termed as electron microscope. Comparable to the light microscopy, इन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सिमिलर है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और लाइट माइक्रोस्कोप का। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या था, लाइट सोर्स था, स्पेसिमन था, ऑब्जेक्टिव लेंस था और आईपीस था। इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें चूँकि लाइट नहीं है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम लेंसेज से कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। तो ये डिफरेंस है कि वी यूज़ द मैग्नेटिक लेंसेज एंड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वेरी सॉरी। और इसके साथ साथ हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास एक इनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको देखने के लिए हम एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, एक स्क्रीन यूज़ करते हैं जिसके ऊपर हमारे पास इमेज जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेज जनरेट होता है उस इमेज को हम कहते हैं माइक्रोग्राफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। और नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होता है, दिस इज़ ब्लैक एंड वाइट इन कलर। हम जो बुक्स में बड़ी खूबसूरत इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स की तस्वीरें देखते हैं वो आर्टिफिशियली इन्हांस्ड कलर्स होते हैं, और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है ये ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है। माइक्रोस्कोप की, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10,100,000 यानी कि 1,00,000 गुना ज़्यादा होती है। हमने लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि 1000 टाइम्स या 2000 टाइम्स ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है ये 1,00,000 गुना ज़्यादा होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, दिस इज 1000 फोल्ड बेटर देन लाइट। क्योंकि अब देखें कि हमने जब रिजॉल्विंग पावर पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज नहीं कर रहे, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, और वो वेवलेंथ है 0.3 नैनोमीटर्स। ये ठीक है। तो इसी वजह से वेवलेंथ कम होने की वजह से हमारे पास अल्टीमेटली रिजॉल्विंग पावर बहुत बेहतर है। कितनी बेहतर है कि 1000 गुना तकरीबन बेहतर है लाइट से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो लाइट बीम से या लाइट से 1000 टाइम्स कम होती है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द रीज़न। और हम चूँकि पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर इसीलिए बेहतर होती है क्योंकि रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है। तो ये एक बड़ा बेसिक सा फिनोमिना है, ये कंपैरिजन है लाइट माइक्रोस्कोप का और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स होंगी, एक है ट्रांसमिशन और एक है स्कैनिंग। अभी हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन ये जनरल लेआउट का कंपैरिजन है, सिर्फ ये देखिएगा। ये लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते थे कि लाइट माइक्रोस्कोप में ये एक लाइट का सोर्स यानी कि लैंप होता था, दिस वन, एक कंडेंसर लेंस होता था, स्पेसिमन रखते थे। ये स्पेसिमन में एरो की डायरेक्शन देखें ज़रा, ये स्पेसिमन रखते थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है कि स्पेसिमन को इनलार्ज कर देता है, बट डायरेक्शन चेंज यानी कि ऑपोजिट कर देता है। उसके बाद हम आई पीस होता है, और आई पीस दोबारा से उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, और हम जिस डायरेक्शन में स्पेसिमन रखा था उसी डायरेक्शन में फाइनल इमेज देख रहे होते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसमें चूंकि लाइट नहीं है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें टंगस्टन फिलामेंट है और एनोड होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। उसके बाद कंडेंसर की बजाय मैग्नेट होता है, लेंस मैग्नेट, जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नेट है, और यहाँ पे आई पीस की तरह प्रोजेक्टर लेंस मैग्नेट है जो कि अल्टीमेटली फाइनल इमेज जनरेट करता है। और फिर हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म है या हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर हम अपने इमेज को देख रहे होते हैं। सो अगर हम देखें तो दोनों के प्रिंसिपल में सिमिलैरिटी है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये चूँकि लाइट है तो इसमें लेंस इस्तेमाल होंगे, और ये चूँकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें मैग्नेट्स इस्तेमाल होंगे। दैट्स इट। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं हमारे पास। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि चूंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको रन करने के लिए हमें वैक्यूम जनरेट करना पड़ेगा।
हम एयर की मौजूदगी में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रन करेंगे तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का इशू आएगा, जिसकी वजह से रिजॉल्विंग पावर जो है और मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड बी एंड वी वुड बी यूजिंग बेसिकली द वैक्यूम. तो इस वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सैंपल रखते हैं, जिधर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, वो एक बड़ा स्पेसिफिक चैम्बर होता है. उस चैम्बर में हम वैक्यूम जनरेट करते हैं ताकि एयर ख़त्म हो जाए और जो इलेक्ट्रॉन के पैथ के साथ इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो जाए. इसके साथ साथ ये एक ड्रॉबैक है कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव यूनिट और ये बहुत बल्कि यूनिट है. इसके लिए एक अच्छा खासा रूम चाहिए इस सिस्टम को रखने के लिए. तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि अब हम वो चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं जो कि एक्सपेंसिव कम हैं और हैंडी हैं, जिनको हम इजीली मूव कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो एक अगला ड्रॉबैक है वो ये है कि सैम्पल प्रिपरेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. दिस वन सैम्पल प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसको प्रॉपर पहले सैम्पल प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको डिफरेंट फेजेस में से गुजारना पड़ता है. अब देखें, एक तो सैम्पल प्रिपरेशन बड़ी डिफ़िकल्ट है. सैम्पल प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें रिज़ल्ट सही नहीं मिलेंगे. सैम्पल प्रॉपर प्रिपेयर हो गया लेकिन वैक्यूम जनरेट नहीं हो सका तो हमारे लिए मसला. तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव कैंडिडेट नहीं है आजकल के दौर में. So there are two general types of electron microscope. One is called transmission and number two that is called scanning electron microscope. क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है, किसी को कुछ डिफरेंस का पता है कि ट्रांसमिशन और स्कैनिंग में क्या डिफरेंस होता है? Anyone? किसी को कुछ भी थोड़ा सा अंदाजा हो? सर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप जो आई थिंक वो सरफेस लेवल के लिए यूज होगा और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए. Okay. Anyone else? Anyone else? भाई गूगल मत कीजिएगा, जो भी समझ आ रहा है बता दें. Think about it. सर स्कैनिंग में जो आपका स्पेसिमेन होगा, आप डायरेक्ट उसको स्कैन करके उसकी इमेज वो प्रोड्यूस कर देगा. ट्रांसमिशन के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसको वो क्या कहते हैं कैप्चर करके फिर आपको शो करेगा. You are right. इसके अलावा कुछ? नहीं सर, इतना ही समझ लगा था बस. चलें, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, वो सारा कुछ खुद एक्सप्लेन कर देंगी. लेकिन आपसे पहले जिन्होंने बताया था, मुझे बच्ची का नाम नहीं याद, उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था. ये देखें. मुझे ये बताएं कि ये दोनों इमेजेस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हैं. एक इमेज जो है ये स्कैनिंग की है, दूसरी इमेज जो है वो ट्रांसमिशन की है. आपको क्या लगता है कि इनमें से स्कैनिंग की कौन सी हो सकती है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज कौन सी हो सकती है? So first वाली side ये transmission होगी और second वाली ये scanning. फर्स्ट वाली कौन सी, जिसके नीचे ए लिखा हुआ है? लेफ्ट वाली Means ट्रांसमिशन है, left राइट वाली वाली. स्कैनिंग. Yeah, you are right. This one. This is the image of the transmission. This one is scanning. तो जो स्कैनिंग है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM, SEM, और दूसरी को TEM भी कहते हैं. एनीवेज, SEM जो है we use it to scan the surface of the object. अगर आप देखते हैं तो इसमें ये बैक्टीरिया हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया हैं जिनकी सरफेस स्कैन की है, और ये हमारे पास ज़्यादा खूबसूरत और कैची टाइप की पिक्चर्स होती हैं और हम बुक्स में इसको देखते हैं. इफ़ यू वांट टू विजुलाइज द इंटरनल ऑर्गेनेल्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, तो हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ करनी पड़ती है.
जो कि ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को इनटू द स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो इमेज जनरेट होता है वो इस तरह का होता है, लाइक दिस। ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया ही है, लेकिन दिस इज बीइंग विजुअलाइज्ड बाय ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब अगर आप देखते हैं तो ये जो स्कैनिंग है ये भी बेसिकली ब्लैक एंड वाइट होती है, लेकिन देखें इन्होंने इसको कलर इन्हांस करके इसको खूबसूरत बना दिया, इसको ऑरेंजिश या येलो स्टोन में कर दिया। जो दूसरी ट्रांसमिशन है ये कंपैरिजन है हमारे पास अनप्रोसेस्ड इमेज, जैसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जनरेट की है ये वैसी ही है, इसके हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड फॉर द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, it depends on our demand that what kind of electron microscope we want to use and what kind of structures we want to visualize। इसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चूज करनी है। और अभी हम इनको दोनों को थोड़ा डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। मुझे यहाँ तक बता दें, कोई क्वेश्चन जहन में, कोई पॉइंट जहन में, कोई बात करना चाह रहे हो? नो? आप लोग इंटरेक्टिव कम है, मतलब काफ़ी कम है इंटरेक्टिव आप लोग। पता नहीं क्लास में कैसे थे, लेकिन ऑनलाइन में इंटरेक्शन बहुत कम है। एनीवेज, कोई कुछ पूछना नहीं चाहता तो शुड आई मूव नेक्स्ट? जी सर, आगे मूव कर। चलें, गुड। सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, नॉर्मली वी कैन से दैट वी यूज दिस टू ऑब्जर्व द फाइन डिटेल्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर्स, and what we do in it, we use the beam of the electrons, and we use the use the beam of electron to visualize the specimen। and इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं ये स्कैटर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जितना मटेरियल डेंसर है उतना डार्कर अपीयर होगा, और जितना मटेरियल लेस डेंसर है या लेस डेंस है उतना हमारे पास लाइटर अपीयर होगा। अगर हम पिछली इमेज को देखें तो यहाँ पे जो साइडें हैं, दिस वन, ये हमारे पास डार्क अपीयर हो रही हैं। दे वर हाईली डेंस, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया का सेलुलर एनवेलप था। सेल वॉल होगी, यहाँ पे कैप्सूल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, तो डेंसिटी ज़्यादा थी। ये हमारे पास ब्राइट डार्क नज़र आ रही है। और जो सेंट्रल पोर्शन है जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया है, साइटोप्लाज्म है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ये हमें लाइट नज़र आ रहा है, लाइट। ठीक है, so this was about it। and the transmission electron microscope, in it we use a beam of electron which scattered on the basis of the density, and हमारे पास color scheme different आती है। अभी पीछे जिक्र मैं करके आया हूँ कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हमें सैम्पल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि सैम्पल प्रिपेयर कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द लेआउट। बाकी इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो तो जो कि हमारी फील्ड से बाहर हो जाएंगी, हम इस पर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ जनरल सा सैम्पल प्रिपरेशन के लिए हम पहले अपने सेक्शन, अपना जो सैंपल है उसका सेक्शन कटिंग करते हैं, उसको स्मॉल पीसीज में कट करते हैं, इतने स्मॉल पीसीज के एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सर, इसमें से किसकी रेजोल्यूशन हाई होती है? रेजोल्यूशन का कंपैरिजन हम इसमें नहीं कर सकते, रेजोल्यूशन सेम है दोनों की, क्योंकि दोनों में बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है। हम अगर सिर्फ सरफेस को स्कैन करना, बाहर बाहर से करना चाह रहे हैं तो स्कैनिंग है, और अगर ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे तो वो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स देगी। रेजोल्यूशन सेम है दोनों की, क्योंकि दोनों है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स है ना, तो रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंसिडर होगी। ओके, तो ट्रांसमिशन की सैंपल प्रिपरेशन के लिए हम करेंगे क्या कि हम पहले अपने सैंपल की सेक्शन कटिंग करेंगे, और इसकी सेक्शन कटिंग के लिए स्पेशल कटर होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो टॉम कटर्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ या इधर लिख देता हूँ माइक्रोटॉम कटिंग मशीन्स, ठीक है, माइक्रोटॉम कटिंग मशीन्स। they used to cut the thin sections or preservative
उसके बाद हम कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स में इन स्मॉल सेक्शंस को इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। पर्पस क्या होता है कि डिहाइड्रेट किया जाए, जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है उसको रिमूव किया जाए। वाटर कंटेंट रिमूवल के बाद स्मॉल प्लास्टिक रेजन्स होते हैं, रेजन्स प्लास्टिक जैसे जैसे हमारे पास होती है ना वैक्स होती है, मोमबत्ती की वैक्स जो है जिस तरह की, उस तरह के प्लास्टिक रेजन्स होते हैं। हम अपने सैंपल को उन रेजन्स में एम्बेडेड करते हैं, उसमें कवर अप कर देते हैं और फिर उन रेजन्स के स्मॉल सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, स्मॉल सेक्शन, एक्सेप्शनली स्मॉल सेक्शंस उन रेजन्स के हम कट करते हैं और फिर वो जो हमारे पास स्लाइसेस आते हैं, स्मॉल कट हुए स्लाइसेस, उन स्लाइसेस को हम उनकी स्टेनिंग करते हैं हैवी मेटल्स के साथ। हैवी मेटल स्टेनिंग करते हैं। अभी हमने देखा कि जो लाइट माइक्रोस्कोप्स थी उसमें हम स्टेनिंग करते थे कलर डाइज के साथ, जैसे हम ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें हम स्कैनिंग के लिए हैवी मेटल्स यूज़ करेंगे। हैवी मेटल्स डिफरेंट हो सकती हैं, क्रोमियम हो सकती है, निकल हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, तो ज़्यादातर सिल्वर का इस्तेमाल होगा। तो हम सिल्वर की स्टेनिंग करेंगे। अब जब स्टेनिंग करेंगे, सिल्वर जो है ये क्या करेगा, या कोई भी हैवी मेटल है, ये हमारे स्पेसिमन के डिफरेंट पोर्शंस के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। जब हम बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द डाई, डेंसिटी ऑफ द हैवी मेटल एंड डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द स्पेसिमन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड होगी, डाइवर्स होगी, और जिसके नतीजे में हमारे पास जो इमेज है वो इस तरह से जनरेट होगी, ये वाली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दिस इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर द सैंपल प्रिपरेशन। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है। यहाँ तक किसी को भी समझ ना आई हो, कोई बात मुश्किल लगी हो, ही और शी कैन आस्क। Okay, so we are moving next. Next one is about the drawbacks of the transmission electron microscope, कि हम यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि चूँकि हम सेल की कटिंग कर रहे हैं, सेल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं और अपने सैंपल को हैवी मेटल्स के साथ स्टेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सेल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। देयर वुड बी the distortion of the cells. Okay, so distortion की वजह से हम इसको एक ड्रॉबैक कंसिडर करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा इसमें आएंगे आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? आर्टिफैक्ट्स एनीवन? भाई इंग्लिश का वर्ड है। फिर कोई सब्सटेंसेस वगैरह जो बीच में आ जाते हैं जब सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एयर बबल वगैरह नहीं होते, उस तरह से कोई और चीज आ जाए, जैसे मेटल्स अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो मेटल्स कोआगुलेट कर जाए, इस तरह से कुछ बन जाए, जिस वजह से जो जब उसको क्या कहते हैं, पिक्चर को जो आए, जो ट्रांसमिशन हो उसकी, उसको जब देखें तो वो प्रॉपर क्लियर ना हमें सेल देखे, कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद। तो आर्टिफैक्ट्स को आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सम अनवांटेड इमेज इंटरप्शन, जैसा कि हम चूँकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रिपरेशन में, हम कटिंग भी कर रहे हैं, हम वैक्स एम्बेडेड भी कर रहे हैं, हम हैवी मेटल स्टेनिंग भी कर रहे हैं, तो इतने सारे स्टेप्स में किसी लेवल पे हमारे पास इंटरप्शन इन द इमेज आ सकती है, आर्टिफैक्ट्स जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द गुड वे एंड दिस इज़ नॉट द वैलिड मेथड टू विजुलाइज एनी लिविंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर हमारे पास इमेज डिस्टॉर्शन आ रही है या इमेज जनरेशन में हमारे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अनवांटेड बैकग्राउंड आ रहा है या अनवांटेड नॉइज आ रहा है पीछे, तो इसका मतलब क्या है कि
ये हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो सूटेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से वी विल बी कंसिडरिंग दिस एज अ ड्रॉबैक एंड इसी वजह से देन वी वुड शिफ्ट टुवर्ड्स सम अदर मेथड्स। फिर हमारे पास कन्फोकल माइक्रोस्कोप्स हैं। जी जी सर इसके एग्जांपल स्टोन टूल्स हो सकती है क्या? फिर से बोलें, मुझे बात समझ नहीं आई। किसकी एग्जांपल? सर मैं पूछ रहा हूँ आर्टिफैक्ट की एग्जांपल जो है वो स्टोन टूल्स हो सकती है ना? वो कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें अपनी बात को। सर मेरे माइंड में आया तो मुझे लगा शायद स्टोन टूल्स हो सकते हैं इसके एग्जांपल। शायद आप ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे ना बात समझ नहीं आ रही कि स्टॉर्म टूल्स कैसे हो सकती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा बात को एलेबोरेट कर दें तो शायद मैं उस पर कमेंट कर सकूँ प्रॉपर। नो नो सर इट्स ओके। चलें, आप ऐसा कीजिएगा, इसको मजीद देख लीजिएगा, अगर आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकें तो हम अगली क्लास। ना एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा तो अगर माइंड में हुआ तो मैं क्वेश्चन कर लूंगी आपसे। हाँ, आप इसको देख लीजिएगा, अगली क्लास तक अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर पाएँ तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं। एक और चीज़ इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये एक इमेज है सामने मेरे, ये अगर आप देखें तो you know that plasma membrane or the cellular membrane that consists of two parts. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पीछे पढ़ के आए हैं, सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, या इवन एफएससी के अंदर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा। उसमें हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है लिपिड बाइलेयर। ये एक लेयर, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से पेन के साथ लिख दूँ, एक लेयर फॉर एग्जांपल ये है और दूसरी लेयर ये है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। और इन लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। ये प्रोटीन ए है, ये प्रोटीन बी है, ये अंदर प्रोटीन है सी डी गालिबन, और इसको मैं अगर कह देता हूँ कि प्रोटीन ई है ये। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमें क्या करती है कि वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाती है। जब हम सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका उसका मतलब है कि द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। अब हमने अगर स्टडी करना है कि ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, दिस वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है, और हमने उस स्ट्रक्चर को भी उसकी इंटरनल साइड को स्टडी करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक टेक्निक है, इसको हम कहते हैं फ्रीज फ्रैक्चर। दिस टेक्निक इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये सैंपल प्रिपरेशन की एक टेक्निक आप समझ लें। जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सैंपल प्रिपेयर हम कैसे कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये दूसरी सैंपल प्रिपरेशन की एक टेक्निक है, इसको हम कहते हैं फ्रीज फ्रैक्चरिंग। एंड दिस इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन द सेल। नॉर्मली स्पेसिमन जो है दैट इज रैपिडली फ्रोजन, हम अपने स्पेसिमन को फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के बाद उसको नाइफ से स्ट्राइक करते हैं, और नाइफ ब्लेड के साथ सेल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, इसको फ्रीज किया, ये फ्रीज हुआ हुआ सेल, और ये नाइफ के साथ हमने इसको ओपन करने की कोशिश की। जब हमने नाइफ के साथ ओपन करते हैं तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड हो जाती है टू पोर्शंस में। ये ऊपर वाला पोर्शन सेपरेट, नीचे वाला पोर्शन सेपरेट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर थी वो खुल गई, ओपन हो गई। अब हमने क्या किया कि इन दोनों लेयर्स को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद इनकी कोटिंग कर दी कार्बन से, कार्बन की कोटिंग कर दी पूरी की पूरी प्लाज्मा लेयर के ऊपर। अब जब कार्बन की इस पे कोटिंग करेंगे तो जहाँ पे प्रोटीन मौजूद होगी वहाँ पे कार्बन की लेयर ऊपर को उभरी हुई बनेगी। जहाँ पे इस तरह का वेल मौजूद होगा, जिस तरह ये है, ये खड़ा, इसमें कार्बन की लेयर हमारे पास डीप नजर आएगी। अब हमने कार्बन की लेयर की कोटिंग की और उस कार्बन की लेयर को सेपरेट कर लिया। फिर उस कार्बन की लेयर को हम देखेंगे अंडर द
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो साइड पे हमारे पास रिजल्ट्स हैं ये वाले, इसमें कार्बन की लेयर हम देख रहे हैं बेसिकली। तो ये इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और ये आउटसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। अगर आप देखते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर पे देखें ये डॉट्स कम हैं, जो इंट्रा सेलुलर लेयर है इनसाइड, इसमें देखें नंबर ऑफ डॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं ये बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटीन, जैसे ये सी डी ई है, दीज आर नाउ बीइंग विजुअलाइज्ड बाय द नंबर ऑफ डॉट्स हियर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है यानी ये वाली, तो इसमें कम प्रोटीन एम्बेडेड हैं, इस वजह से यहाँ पे इसमें हमारे पास कम डॉट्स नजर आ रहे हैं, लेस डॉट्स, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द मेथड टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल। जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को हमने स्टडी किया है, कैसे देखा है, उसकी पहले हमने फ्रीज फ्रैक्चरिंग की है, फिर हमने उसको ओपन किया है, फिर हमने उसकी कार्बन लेयरिंग की है, फिर हमने उसका रेप्लिका जो है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कार्बन की लेयर को देखा है। तो एक्चुअली कार्बन की लेयरिंग करने का मकसद ये है टू क्रिएट द रेप्लिका ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो अल्टीमेटली ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूजेज हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट रही है हिस्ट्री में, टू विजुलाइज and to understand the life mechanisms, to understand the life structures। और आपको पता है कि 1935 में पहली दफ़ा जब वायरस इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर वायरस का नज़र आया था, टोबैको मोज़ेक वायरस का, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमने पढ़े हैं। यस, आकिब हैज़ अ क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट। यस आकिब। सर ये जो हम फ्रीज फ्रैक्चर के अंदर जो स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग क्या किस तरह से फिजिकली खुद करते हैं या फिर किसी वो मशीन के थ्रू करते हैं? हाँ डेफिनेटली, यहाँ पे माइक्रोटॉम कटर टाइप की मशीन हुआ करती हैं और विच आर इन्वॉल्व इन विच हैव सम नाइफ शेप स्ट्रक्चर्स जो कि सेल की फ्रीज फ्रैक्चरिंग करने में इन्वॉल्व हैं। तो हम उसके साथ यू कैन से दैट हम कर फिजिकली रहे हैं फिजिकली ही कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक हो गया। और किसी का कोई भी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, यहाँ कार्बन ही क्यों यूज होता है? कोई और हम good। एलिमेंट यूज नहीं कर सकते? इसके दो वजूहात हैं। एक वजह तो इसकी ये है कि हमारे पास चूँकि इलेक्ट्रॉन बीम के साथ हमने देखना है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम मैक्सिमम रिजल्ट हमें दे रही है कार्बन की लेयर के साथ। दूसरा, जो कार्बन की लेयर है या जो कार्बन की लेयर को यूज़ करते हुए रेप्लिका जनरेशन है, डेफिनेटली वी कैन हैव सम अदर टाइप्स ऑफ मेटल्स वी कैन यूज इट, लेकिन जो कार्बन का रेप्लिका क्रिएट करने की एबिलिटी है, दिस इज मच बेटर। बाकी जो हमारे पास स्ट्रेन्स मेटल्स होंगी, दे वुड हैव एबिलिटी टू बाइंड विद दीज स्ट्रक्चर्स। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो इन प्रोटीन्स या इन लिपिड लेयर के साथ बाइंड कर जाएं। तो हमारे पास जब हम रेप्लिका जनरेट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर एक शीट हमारे पास बने ही ना। तो कार्बन हैज एबिलिटी टू वर्क एज अ बेटर रेप्लिका कैंडिडेट। तो इस वजह से भी हम कार्बन को थोड़ा सा इनकरेज करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। सर हम ये डायरेक्ट स्पेसिमेन को क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हैं? हम इसका रेप्लिका क्यों जनरेट करते हैं? वो मेटल जनरेट करके उसको ऑब्जर्व करते हैं। हम इसका डायरेक्ट स्पेसिमेन क्यों नहीं यूज करते जो सा ये सेल का है मटेरियल? Yes, you are absolutely right, and this question is very good. Actually, I was expecting this question from you guys, और फिर अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था, तो मैंने फिर सोचा था कि मैं इस क्लास के एंड पे ये क्वेश्चन ओपन छोड़ जाऊंगा कि अगली क्लास में इसको देखिएगा, हम डिस्कशन करेंगे। बट दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास, ताकि बाकी सारे इसमें देखाइएगा और मैं एक आध से रैंडमली पूछ लूँगा और फिर हम इस पे एक डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन ये Okay, है,
क्वेश्चन ये है कि why we have to generate the carbon replica if we have a complete structure and if we have cytoplasmic membrane in front of us, why we are unable to visualize it directly? ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? तो सर वैसे मैं मतलब अगर जो मतलब खुद ही क्वेश्चन किया है, लेकिन जो मेरी सोच बन रही है इस टाइम कि नहीं अभी नहीं अगली क्लास में बताना है आपने। अभी आप बताएंगे तो इनमें से कोई भी देख के नहीं आएगा। ओके सर। हाँ चलें, गुड। अगली क्लास में बताइएगा, और फिर थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, बाकी एक दो बच्चा डिस्कशन में हम चाहेंगे कि एक हेल्दी डिस्कशन हो, तो इसको देखिएगा। ओके, दिस कुड बी अ गुड डिस्कशन, और ये अच्छा था क्वेश्चन। एनीवेज, टाइम क्या हुआ जी? फिर 12:07 हो रहे हैं, 12:10 हो गए। अच्छा, अभी अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है यस फ्रीज एचिंग। ठीक है, ये फ्रीज एचिंग जो है ये पढ़ लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं इस बात को। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही अभी तक बात कर रहे हैं, उसकी सैंपल प्रिपरेशन की हमने बात की है, उसमें हमने फ्रीज फ्रैक्चरिंग की बात की है। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है कि हम किसी तरह से अपने सैंपल को प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करें, अंडरस्टैंड कर सकें। जो तीसरा एक हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन का मेथड है, ये इसको हम कहते हैं फ्रीज एचिंग। और फ्रीज एचिंग में हम कर कह रहे हैं बेसिकली, वो हमारा पर्पस क्या है, वी वांट टू एक्सपोज द अंडरलाइंग रीजन्स। कुछ ऐसे रीजन्स जो कि एक स्ट्रक्चर के नीचे हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शायद प्रॉपरली उन तक ना पहुंच सके, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एचिंग करें, ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिमूव करें, और जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम एक्सपोज करें। तो इसके लिए हमने किया क्या है, सिंपल कि सरफेस को फ्रीज किया है, फ्रीज करने के बाद उसको वैक्यूम चैम्बर में स्लाइटली ड्राई कर दिया। जैसे हमने स्लाइटली ड्राई किया है तो जो फ्रोज़न सरफेस थी ऊपर वाली वो रिमूव आउट हुई है, और जिसके साथ साथ जो लोअर सरफेस है नाउ दिस इज एक्सपोज्ड। और अब हम यहाँ पे वही जो हमने पिछले टेक्निक में किया है, फ्रैक्चरिंग, फ्रीज फ्रैक्चर, यहाँ पे हम नाइफ की मदद से इसी वैक्यूम चैम्बर में हम फ्रैक्चरिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो लोअर पोर्शन है, जो अंडर लाइंग रीजन है, now that would be exposed out and we would be able to visualize it. So this also falls in the category of the sample preparation. तो अभी तक जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सैंपल प्रिपरेशन है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लिविंग सेल को तो देख ही नहीं सकते फिर ना इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से आपने एक रिगरस हार्श सैंपल प्रिपरेशन की है, कभी आप उसकी साइटों में प्लाज्मिक मेम्ब्रेन को ओपन कर रहे हैं, कभी फ्रीजिंग कर रहे हैं, कभी कटिंग कर रहे हैं, कभी स्टेनिंग कर रहे हैं हैवी मेटल के साथ, कभी कुछ कर रहे हैं। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दिस मेथड, इट इज़ नॉट पॉसिबल to visualize the live cells under the electron microscope. So this is a drawback for this one, and in the next class we would start the scanning electron microscope, and फिर इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ, और इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी पे, उसकी इमेजेस देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास माइक्रोस्कोप वाला